कल हम लोगों ने पढ़ा था फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट का। अगर एल, सी और आर तीनों सीरीज में लगे हुए हों तो उनका फेजर डायग्राम कैसा होगा। फेजर डायग्राम से हमने इंपीडेंस निकाली थी, टोटल इंपीडेंस सर्किट की। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है तो उनकी टोटल इंपीडेंस निकल के आई थी जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बी अपॉन आई जो टोटल आया था इसे हमने जेड बोला था। जेड क्या है? जेड की जो डायमेंशन होगी वो रेजिस्टेंस की तरह ही होगी। जो ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसी तरीके से ये जो जेड है ये करंट के रास्ते में जो अपोजिशन ऑफर होगा उसे हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कब? जब सर्किट में इंडक्टर भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो टोटल इंपीडेंस होती है हमारी जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने 10 भी निकाला था कल। अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला था जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में हम एक्सएल बराबर एक्सी रख दें, ठीक है, इसका मतलब एक्सएल और एक्सी क्या होंगे? बराबर। तो दोनों बराबर है, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? जीरो। यानी यहां पर बचेगा आर स्क्वायर, तो जेड बराबर बचेगा आर। इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। मतलब जो इंपीडेंस आ रही है सर्किट की वो किसके बराबर आ रही है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बराबर आ रही है। सेकंड है आपका, अगर मान लीजिए एक्सएल जीरो हो जाए, यहां पर अगर हम एक्सएल जीरो पुट कर दें तो माइनस एक्सी बचेगा और उसका स्क्वायर। माइनस एक्सी का स्क्वायर करेंगे तो एक्सी स्क्वायर आएगा केवल, और आर पहले का बच जाएगा, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो यहाँ इंपीडेंस में कौन कौन है? आर है और एक्सी है। तो इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर सीरीज आरसी सर्किट। अगला है, अगर एक्सी जीरो हो जाए, तो एक्सी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा सर्किट में? एक्सी जीरो हो गया तो एक्सएल बचेगा और आर बचेगा। एक्सएल कब होता है? जब इंडक्टर होता है। आर होता है जब रजिस्टर होता है। तो यानी ये हमारा बन गया एलआर सर्किट। यानी कि अगर हमें एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला पता है तो हम एल आर सी या एल आर सी आर और आर सी तीनों के लिए निकाल सकते हैं। अब करंट की वैल्यू आई बराबर क्या होती है? बी अपॉन जेड। बी आपके पास है वही नॉर्मल। अगर हम ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है? बी बराबर आई आर। लेकिन आर यहां पर क्या है? आर जेड के बराबर है, टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो आई बराबर हो गया बी अपॉन जेड। आई बराबर हो गया बी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में आपको टोटल करंट निकालना है तो वो होगा आपका बी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये एल ओमेगा है एक्सएल और वन अपॉन ओमेगा सी होता है एक्स सी। कल एक चीज और बताई थी कि अगर फाई जो है फेज एंगल है बी और आई के, हमारा जो रिजल्टेंट बी आया था और आई था उन दोनों के बीच में फेज एंगल फाई है। जरा एक बार फिगर देख लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज आया था किसका? एलसीआर सर्किट का बी, और ये हमारा आई था। अगर बी और आई के बीच में फेज एंगल कितना है? फाई है। तो इस फेज एंगल को हम कैसे निकालेंगे? टेन फाई बराबर क्या होगा? यहां से टेन फाई बराबर होगा ये ए एच अपॉन ओ ए। ए एच था हमारा बी एल माइनस बी सी वैक्टर के बराबर और ये था ओ ए था बी आर के बराबर। तो यहां से देख लेते हैं टेन फाई कितना आएगा। टेन फाई आ जाएगा आपका बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर। बी एल क्या होता है? आई एक्सएल और बी सी होता है आई एक्सी, और ये आ गया आई आर। आई से आई कैंसिल आउट होगा तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या फिर ये कह सकते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी। तो टेन फाई हमारा आ जाएगा एल ओमेगा माइनस वन अपॉन सी ओमेगा अपॉन आर। एक चीज इसमें और निकालते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई के बराबर होता है। कॉस फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देख लीजिए इसमें कॉस फाई कैसे निकालेंगे। बेस है आपका ओ ए, हाइपोटेनस कितना है? ओ एच। तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस निकालने जा रहे हैं तो ओ ए अपॉन ओ एच रख देंगे हम, ओ ए अपॉन ओ एच।
तो ये आ गया आपका ओ ए बराबर है बी आर के, आई आर आएगा, ओ एच बराबर किसका था आई इंटू जेड, आई से आई कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा हमारा जेड बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक बार फिर से ये देख लीजिए कैसे आया, cos फाई हुआ आपका बेस था बी आर और हाइपोटेनस था आपका बी के बराबर, ये बी आर रखा आपने आई इंटू आर और ये रखा आपने आई इंटू जेड, अब जेड आप पहले ही निकाल चुके हैं, आई से आई कैंसिल आउट, आर अपॉन अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका cos फाई। cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। देखिए b बराबर तो हमारा बी नॉट साइन ओमेगा टी है, i बराबर क्या होता है, i बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये प्लस माइनस फाई क्यों लिखा है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई क्यों लिख रहे हैं, अगर हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है यानी अगर L लगा होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर करंट क्या होता है फाई एंगल से लैग करता है, तो इसलिए माइनस फाई, और कितना लैग करता है माइनस फाई बाई टू लैग करता है। और अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वहां पर वोल्टेज लैग करता है यानी करंट आगे होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्लस फाई लिख दिया है। स्पेशल केस देख लेते हैं इसके, b बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, देन i बराबर कितना होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सी एंड एक्सएल। अब पहला केस देखते हैं, अगर एक्सएल बराबर है एक्सी के फिर क्या होगा, उस केस में एल ओमेगा बराबर वन अपॉन सी ओमेगा होगा, यानी एक्सएल माइनस एक्सी कितना आएगा जीरो आएगा, तो फाई कितना आएगा जीरो, फाई जीरो कैसे आया, फॉर्मूला हमारे पास था टेन फाई बराबर कितना था, ये फॉर्मूला है टेन फाई बराबर था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब देख लीजिए जरा, टेन फाई था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल बराबर एक्सी हुआ, ये जीरो आ गया, जीरो अपॉन आर क्या होगा, आर जीरो अपॉन आर क्या होगा जीरो रह जाएगा, जीरो रहेगा तो फाई कितना हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर भाई, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट बना, और रजिस्टिव सर्किट में आपको पता है क्या होता है फेज डिफरेंस कितना आता है जीरो, तो यहाँ भी इस फॉर्मूले से भी एलसीआर से भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। Thus there is no phase difference between current and potential difference, therefore the circuit is equivalent to a pure resistive circuit। यानी एक्सएल और एक्सी आपस में कैंसिल आउट हो गए तो क्या आ गया आपका ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट आ गया। वहां भी हमने जब पढ़ा था तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई कितना आ रहा था जीरो था, क्योंकि दोनों क्या थे सेम फेज में थे, वोल्टेज और करंट। impedance of such LCR circuit is given by Z बराबर R. It is the independent of the frequency of alternating current। इसका मतलब अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन रहा है LCR सर्किट में तो बनेगा कब वो, जब XL क्या हो XC के बराबर हो, यानी L ओमेगा बराबर वन अपॉन ओमेगा सी हो। तो इस केस में जो इम्पीडेंस होगा Z तो ना XL पे डिपेंड करेगा ना XC पे डिपेंड करेगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो, और बराबर किसके होगा आर के, यानी टोटल इंपीडेंस जो है सर्किट की वो केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बराबर हो गई। नेक्स्ट, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, अगर मान लीजिए एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो एल ओमेगा बड़ा होगा किससे वन अपॉन ओमेगा सी से, और इस केस में क्या होगा यहां देख लीजिए जरा, एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो टेन फाई क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, भाई ये ज्यादा होगा इससे, ठीक है, तो क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है फाई आपका पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स द करंट। क्यों भाई, जब एल सर्किट का एक्सएल बड़ा हुआ यानी इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट क्या हो रहा है, थोड़ा इंडक्टिव की तरफ झुक रहा है ना, इंडक्टिव की तरफ झुक रहा है। तो आपको पता है इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, एल लगा होता है सर्किट में, एल सर्किट में क्या होता था, एल सर्किट में वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करता था। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं दिस मीन द पोटेंशियल डिफरेंस लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई। सच एलसीआर सर्किट इज नोन एज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ,
अगर किसी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में एक्सएल ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वो डोमिनेटेड होगा किसकी तरह, इंडक्टेंस सर्किट की तरह, या हम कह सकते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। अब दूसरा देखते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर एक्सी बड़ा हुआ, एक्सी बड़ा हुआ तो इसका मतलब डोमिनेंस किसकी रहेगी, अब कैपेसिटिव सर्किट जो हमने पढ़ा था उसकी रहेगी, यानी यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा। तो इसे हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि यहाँ फाई की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे आएगी भाई, एक्सएल माइनस एक्सी है, एक्सी बड़ा है, एक्सएल तो इससे जब घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव ही फाई आएगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लैग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई, क्योंकि आपने पढ़ रखा था कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज पीछे चलता है कितना, 90 डिग्री से, किसके, करंट के, करंट आगे चलता है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं, फाई दे दिया हमने वो एंगल, कि पोटेंशियल डिफरेंस लैग करेगा बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई। सच एलसीआर सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस डोमिनेट सर्किट। अब आता है पावर कंज्यूम्ड इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या होगा, पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट is the product of RMS value of voltage and component of current in phase with RMS voltage. Let in a series LCR circuit the phase difference between current and voltage be phi। हमने मान लिया कि कोई सीरीज LCR सर्किट है, उसमें वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई है। तो देख लीजिए इसमें कैसे लिखेंगे, B बराबर हो गया आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर क्या हुआ, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी इस फाई का फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच। अब इसके लिए हम पावर निकाल लेते हैं। पावर कैसे निकालते हैं देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस पावर इनपुट टू एलसीआर। तो P बराबर बी आई हम लोगों ने पढ़ रखा है, B इंटू आई। बी कितना था यहाँ पर, B था आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो P बराबर बी आई से हो गया बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस साइन ओमेगा टी फाई प्लस फाई को हम ओपन कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो ए की जगह आप ओमेगा टी को मान लीजिए और बी की जगह फाई को मान लीजिए। तो ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाई को साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई आ गया, साइन ओमेगा टी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई आ गया। बी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, फिर क्या होगा इसमें 2 साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है, इधर साइन फाई है, अपॉन में 2 आ गया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है 2 साइन ए कॉस ए की। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। बी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज कॉस फाई एज इट इज। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। तो ये साइन 2 ओमेगा टी आ गया, ये साइन फाई आ गया और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। अब हमें निकालनी है एवरेज पावर ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। तो एवरेज पावर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालनी है तो 0 टू t, जिसकी निकालनी है उसे रखो टाइम के रेस्पेक्ट में, अपॉन में क्या कर दो, टाइम कर दो। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी था। अगर कोई फंक्शन है उसकी a से b के अंदर रेंज है और उसका हमें एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, a टू b एफ एक्स डी एक्स करेंगे और यहां पर लिख लेंगे हम 1 अपॉन बी माइनस ए, यानी जो अपर लिमिट है उसे इधर लिखेंगे, लोअर लिमिट ए माइनस कर लेंगे। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है हमारा केस, 0 से t की लिमिट है टाइम की, तो हम कितने क्या किया 0 से t में इसे ले लिया यहाँ पर और 1 अपॉन बी माइनस ए किया। बी माइनस ए का मतलब a की जगह 0 और b की जगह t, तो t माइनस 0 करेंगे तो 1 अपॉन t आएगा और ये पावर लिख ली और टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा हमारा ये 0 टू t पी आई डी टी अपॉन टी। अब इंटीग्रेशन करते हैं,
पी एवरेज 1/t बी नॉट आई नॉट इंटीग्रल 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 5/2। इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बी नॉट आई नॉट कॉमन आ गया, एक इंटीग्रल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, अगले इंटीग्रल में साइन 2 ओमेगा टी साइन 5/2। cos 5 वहां पर कांस्टेंट था, बाहर लिया इंटीग्रल से 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और ऐसे ही इसमें हमारे को केवल t वाला इंटीग्रल करना है। साइन 5 यहाँ भी बाहर आ गया, साइन 5/2 साइन 2 ओमेगा टी। अभी पिछले जब चैप्टर्स में हमने इसी चैप्टर में जब वो LCR सर्किट को अलग अलग कराया था, तो C और R सर्किट में आपको पता होगा साइन 2 ओमेगा टी हो या cos 2 ओमेगा टी हो, इनका इंटीग्रल 0 टू टी की रेंज में कितना आता है, 0 आता है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। करके भी देख सकते हैं आप लोग। हमें इंटीग्रल करना है केवल इस वाले पार्ट का, ये हमें पता है 0 आएगा। अब कर लेते हैं, इसका करते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रल की, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रल करने का तरीका क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में कन्वर्ट करके। तो 0 टू टी इसे लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। 1/2 है तो 2 बाहर ले लिया, 0 टू टी ये 1 आ गया यहाँ पर, और आगे आ गया cos 2 ओमेगा टी। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, t होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे t माइनस 0 आ जाएगा। इसका इंटीग्रल cos 2 ओमेगा टी आपको पता है 0 टू t की रेंज में इंटीग्रल करेंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब हमें केवल इस पार्ट से आंसर मिलेगा। इस पार्ट से कितना आंसर मिला, 1/2 t माइनस 0 यानी t/2 मिला। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 टू t की रेंज में cos 2 ओमेगा टी हो चाहे sin 2 ओमेगा टी हो, दोनों का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये sin 2 ओमेगा टी 0 मिला। अब हमने वैल्यू लगाई इसकी, पी एवरेज बराबर क्या आ गया, बी नॉट आई नॉट अपॉन टी, और cos 5 था, cos 5 के बाद sin स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आई है निकल के, इसकी वैल्यू कितनी आई है, केवल t/2 आई है, t/2 लग दिया, sin 5/2, और इसकी वैल्यू भी 0 है तो ये 0 पुट कर दी। वैल्यू हमारे पास आई निकल के v नॉट आई नॉट, और ये t है cos 5 t/2। t/2 t से t कैंसिल होगा, ये t से t कैंसिल हुआ, cos 5/2 आ गई, यानी कि वैल्यू आई ये v नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos 5। इसे हम v नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 भी लिख सकते हैं, v नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 cos 5, यानी हो गया हमारा पी एवरेज बराबर, ये क्या होता है BRMS, ये होता है IRMS, BRMS IRMS cos 5। ये cos 5 क्या है, ये पहले भी बताया था, cos 5 इज नोन एज पावर फैक्टर। cos 5 क्या है, आपका पावर फैक्टर है। दस ट्रू पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन द apparent power IRMS BRMS supplied to the circuit and the power factor of the circuit। यानी जो ट्रू पावर होगी कंज्यूम किसी सर्किट में, LCR सर्किट में, वो किस पर डिपेंड करेगी, IRMS BRMS पर और पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे एवरेज पावर का इन LCR सर्किट, BRMS IRMS और cos 5। अब जरा स्पेशल केस देख लेते हैं इसमें। AC सर्किट हैविंग रजिस्टर ओनली, मान लीजिए किसी AC सर्किट में केवल रजिस्टर लगा हुआ है, R है, तो उस केस में फेज एंगल फाई 0 होता है। अब रखते हैं इसके लिए P बराबर BRMS IRMS, cos की जगह हमने 0 लगा लिया, क्या आ गया BRMS IRMS आ गया। अगर आपको याद हो तो R सर्किट के लिए हमने पावर कितनी निकाली थी, BRMS IRMS ही आई थी। इसका मतलब इस केस में क्या है, ट्रू पावर हमारी अपेरेंट पावर के बराबर है, यानी पावर लॉस किसके बराबर हुआ, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब आते हैं AC सर्किट में हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली। प्योर इंडक्टर था, उस केस में वोल्टेज लीड कर रहा था π/2 एंगल से। तो देखते हैं, इन सच ए सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। इसका मतलब फाई कितना हो गया, फाई हो गया हमारा π/2। अब इसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, पावर डिसिपेटेड P बराबर BRMS IRMS cos π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पावर कितनी आ गई, 0।
इसका मतलब क्या हुआ, दस नो पावर लॉस टेक प्लेस इन ए सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर ओनली। वहां जब हमने अकेले निकाली थी इंडक्टर की तभी भी पावर जीरो आई थी, कैपेसिटिव में भी पावर जीरो आई थी और इंडक्टिव सर्किट में भी जीरो आई थी। यहां भी इस जनरल फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसमें भी कोई पावर लॉस नहीं होगी। अब है एसी सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली, इन सच ए सर्किट एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/2। यहां भी दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। कैसे, करंट यहां पर लीड करता है π/2 एंगल से, किससे, वोल्टेज के साथ। तो यहां भी फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला जो BRMS IRMS cos phi है, यहां भी आप π/2 रखेंगे, वैल्यू जीरो आएगी। इसका मतलब नो पावर लॉस टेक्स प्लेस इन ए सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर ओनली, यानी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी कोई भी पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस किस में होगा, केवल रेजिस्टिव सर्किट में। पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। वैसे तो cos phi हम निकाल चुके हैं, क्या था cos phi, cos phi उस केस में आया था BR अपॉन B। ये B कौन सा है, ये B है रिजल्टेंट वाला, जिसमें हमने ये क्या था कि BR की जगह रखा था I इंटू R और B की जगह रखा था I इंटू Z। तो ये R अपॉन Z किसके बराबर आया था, cos phi के बराबर आया था वहां पे। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या होगा भाई, हमारा फॉर्मूला है P एवरेज बराबर P बराबर BRMS IRMS cos phi। तो cos phi बराबर क्या होगा, P एवरेज अपॉन BRMS IRMS, या हम ये कह सकते हैं P एवरेज अपॉन PRMS। द रेंज ऑफ पावर फैक्टर क्या होगी, कॉच की वैल्यू क्या होगी इसकी, द रेंज ऑफ पावर फैक्टर इज फ्रॉम 0 to 1। फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट cos phi कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कितनी आती है, दोनों सेम फेज में होते हैं, cos 0 आता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए cos phi कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ हमें ये पता लग गया कि पावर फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम +1 हो सकती है। अब डिफरेंट सर्किट्स के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। अगर RC सर्किट है, यानी सर्किट में रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, तो cos phi की वैल्यू क्या होगी, फिर उस केस में R अपॉन Z लगाएंगे हम। R अपॉन Z में क्या होता है, R होता है XL और XC होता है, तो यहां से क्या होगा, L हट जाएगा, L का मतलब XL हटेगा, तो R अपॉन √R² प्लस, वैसे क्या होता है, वैसे फॉर्मूला ये होता है हमारा cos phi इक्वल्स टू R, सॉरी, वैसे फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल्स टू R अपॉन √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², या फिर R अपॉन √ωL माइनस 1 अपॉन ωC का होल स्क्वायर प्लस R²। अब अगर RC सर्किट है यानी L नहीं है उसमें, तो XL चला जाएगा, XL जाएगा तो XC का स्क्वायर बचेगा, XC मतलब 1 अपॉन ωC। तो फॉर्मूला होगा ये वाला R अपॉन √R² प्लस 1 अपॉन ωC²। अगर LR सर्किट है तो XC 0 हो जाएगा, उस केस में क्या फॉर्मूला आएगा, R अपॉन √R² प्लस ω²L²। अगर LCR सर्किट है फिर उस केस में क्या आएगा, cos phi बराबर R अपॉन Z, यानी तीनों प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, R भी होगा, L भी होगा और XC भी होगा, यानी C भी होगा। R अपॉन √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या यूं कहें XL बराबर क्या होता है, L और XC बराबर होता है 1 अपॉन ωC, तो यानी L माइनस 1 अपॉन ωC का स्क्वायर आ जाएगा। यानी एक फॉर्मूले से हम, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला आता है LCR का, तो हम किसी भी सर्किट को निकाल सकते हैं, चाहे RC सर्किट पूछे वो या LR सर्किट पूछे, कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जरा थोड़े से फॉर्मूले देख लीजिए आप और न्यूमेरिकल करके दिखाइए। न्यूमेरिकल करने के बाद सब लोग फोटो सेंड करें मुझे।